अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है फर्स्ट जो बायो के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी के सॉल्व करेंगे। तो बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईसेरोमेट गट। तो जो ओरिजिन होती है ईसेरोमेट गट की, वो आपको बतानी है। तो वो किससे होता है? एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है, और वो किसका पार्ट होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का होता है, मोस्टली एनिमल्स में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, एंडोडर्म, यानी कि एसिडोमेट गट एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ प्रोटोस्टोम। तो कौन सा एनिमल होता है जो प्रोटोस्टोम नहीं होता है? तो प्रोटोस्टोम में क्या आ जाते हैं? आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, मोलस्क आ जाते हैं, एनिलीड्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो स्टिंग रेज होते हैं वो किस होते हैं? फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में ड्यूटेस्टोम्स आ जाते हैं, जिसके अंदर ब्लास्टोपोड डेवलप होते हैं एनएस की जगह। और जो है ब्लास्टोस्पोर जो होते हैं वो एनएस की जगह डेवलप होते हैं, और माउथ की जगह। उसके अलावा तो हाँ, हमारा आंसर होना चाहिए स्टिंगल्स, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो जो रेडियल सिमेट्री होती है ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, जैसे कि जेलीफिश हो गई, स्टारफिश हो गई, इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे कि जेलीफिश होती है कोरिंटेटा की एक टाइप है, और स्टारफिश होती है एकाइनोडर्मेटा की। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, मतलब कि इनकी बॉडी जो है ऐसे अरेंज हुई होती है कि सेंट्रल एक्सिस से आप कट कर सकते हैं, अरेंज हुई होती है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, कोरिंटेटा और एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ टेट्रापॉड। तो जो टेट्रापॉड होते हैं उनके अंदर एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल आ जाते हैं, बर्ड्स और मैमल्स आ जाती हैं। उसके अलावा जो मेंटिस श्रिम्प्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रूस्टेशियंस होते हैं, यानी कि उनके पास 4 लिम्स नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी होना चाहिए, मेंटिस श्रिम्प आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, दीज एनिमल्स हैव 3 जर्मिनल लेयर्स बट नो सीमेंट। तो जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनके पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, लेकिन बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। अ, जैसे कि प्लेटफॉर्म में प्लेटिहेलमिंथस की टाइप है प्लेटफॉर्म्स, उनके अंदर जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स मौजूद होती है, लेकिन बॉडी कैविटी नहीं होती, इसीलिए हम उसे एसिलोमेट बोलते हैं। तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होना चाहिए, फ्लैट वर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल ज़ोइड्स इन नाइडेरियंस। तो जो मिडोला होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग मोटाइल फॉर्म होते हैं नाइडेरियंस का, जो कि क्या होते हैं? पॉलिप्स होते हैं, जो कि सिजाइल होते हैं, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते। मीड्यूसा उनकी टाइप है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नेम एनिमल इज ड्राइव फ्रॉम व्हाट वर्ड। तो जो एनिमल वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है? वो एनिमा से हुआ है, इसका मतलब होता है सोल या फिर ब्रेथ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एनिमल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विच आर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलीज जैसे कि जो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से डेवलप होते हैं, जिनमें कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है? अर्थवॉर्म्स की एग्जाम्पल आ जाती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रोपोड्स। तो गैस्ट्रोपोड्स में क्या आ जाते हैं? उनके उनके अंदर टॉर्जन मौजूद होती है। तो बॉडी क्या होती है उनकी? एसिमेट्रिकल होती है, मतलब सिमेट्री मौजूद नहीं होती। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, बॉडी इज एसिमेट्रिकल। गैस्ट्रोपोड्स की बॉडी एसिमेट्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन विच फाइलम। तो एकाइनोडर्म जो होते हैं उनके पास बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, और लार्वल स्टेज में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री भी मौजूद होती है, जब वो एडल्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइलम पॉलीफेरा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पंजेस जो होते हैं वो फाइलम पॉलीफेरा की टाइप होते हैं, और वो किससे मिलकर बने होते हैं? उनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? उनके अंदर स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, द आउटर बॉडी वॉज ऑफ स्पंजेस इज मेड अप ऑफ विच सेल्स। तो जो पिनेकोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर एक एक्सटर्नल सरफेस मौजूद होता है, स्पंजेस जो होती है उनके अंदर मौजूद होता है। वो क्या करते हैं? वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं स्पंजेस की बॉडी को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पिनेकोसाइट, जो कि स्पंजेस में मौजूद होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सेल ऑफ एग इज लेडरी इन अपीयरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो रेप्टिलियन के एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेडरी शेल होती है उनके पास, जो कि मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी हमारा रेप्टाइल्स करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेगमेंटली अरेंज इन एनालीज। तो जो एनालीज होते हैं उनके पास एक सेगमेंटेड एसटीटी स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिनको नेफ्रीडिया बोलते हैं। तो वो क्या होगा, एक्सटीटी सिस्टम हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वन ऑफ द दीज एनिमल इज अ प्रोटोथेरियन। यानी कि इनमें से एक जो होता है प्रोटोथेरियन होता है, मतलब जो एग लेइंग मैमल होता है, जिनके पास क्या होता है, प्लेटिपस होता है। और अ, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से किसको भी रिप्रेजेंट नहीं करते, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। तो वो कौन से होते हैं, ग्रीन एल्गा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द ओनली इक्वेटिक आर्थ्रोपोड। तो क्रुस्टेशियन जो होते हैं वो वाहिद अ, अ, लिव वाहिद इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनमें क्रैब और लॉबस्टर वगैरह आ जाते हैं। ये जो होते हैं इक्वेटिक एनवायरनमेंट में ज्यादातर पाए जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्रुस्टेशियन। हम क्रुस्टेशियन को मार्क कर देते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो स्पंजेस होते हैं उनके ना फर्टिलाइजेशन होती है मीसेंकाइम में, जो कि क्या जेलेटिनस लेयर होती है सेल्स के दरमियान में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीसेंकाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एस्केलमिंटस इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्केलमिंटस को हम क्या बोलते हैं, जब वो ओल्डर हो जाते हैं उनका ओल्डर टर्म होता है निमेटोड, जो कि क्या होते हैं, ब्राउन वॉर्म्स होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव टू हैव अ कॉमन ओरिजिन विद एनिलीज। तो आर्थ्रोपोड्स और एनिलीज जो होते हैं उनके दोनों के पास सेगमेंटेड बॉडी मौजूद होती है, जो कि जो उनको कॉमन एवोल्यूशनरी एंसेस्टर बना देती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। तो जो कैल्सेरिया है वो किसकी ब्रांच है, किसकी क्लास है, स्पंजेस की है। और उनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलोम मौजूद नहीं होते, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैल्सेरिया। क्योंकि आपसे पूछा ये गया कि कौन सा गलत है, और उनके पास ये चीज प्रेजेंट नहीं होते, इन्होंने बोला है कि प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, नाइजीरियस कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नाइजीरियंस के होते हैं स्पेशलाइज्ड थिंकिंग सेल्स होते हैं, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, नेमेटोसाइट्स, जिनको नेमेटोसाइट्स बोला जाता है, जिनका काम होता है बॉडी को डिफेंस करना और प्रे को कैप्चर करना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेमेटोसाइट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, हाउ इज द बॉडी प्लान ऑफ अ लॉबस्टर सिमिलर टू दैट ऑफ अ व्हेल। जो बॉडी प्लान होता है लॉबस्टर का वो सिमिलर कैसे होता है व्हेल से। जो लॉबस्टर होता है और व्हेल्स होते हैं वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं माउथ का और एनस का। तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम विच विद अ माउथ एंड एन एनस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैज। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है और सेगमेंटिक गैंग्लिया मौजूद होता है, जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ ब्रेन, अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड अ सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एस्किलमेंटिस इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्किलमेंटिस क्या होते हैं, दूसरा नाम होता है निमोटोड्स का। और ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ राउंड वॉर्म्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, निमोटोड। A sponge of क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पंज ऑफ एंटार्क्टिका विच इज मोर देन अ मीटर टॉल इज नोन एज। यानी कि स्कोलोमेस्ट्रा जो है एक जायंट एंटार्क्टिक स्पंज को बोलते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत बड़े साइज का होता है। तो कुछ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्कोलोमेस्ट्रा जुगन। अब हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, H2 और Cl2 जब कंबाइन होते हैं तो 2HCl बनाते हैं, जो कि एसिड है। और जो उसकी इंथैल्पी होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, -44 किलो कैलोरी होती है। और जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 1 मोल होती है HCl का, किसके अंदर, किलो कैलोरी के अंदर क्या होती है। तो जो गिवन रिएक्शन होता है उससे 2 मोल ऑफ HCl बनते हैं, जिससे क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल की HCl की क्या होगी, हम सिंपली 44 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा -22 किलो कैलोरीज। आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिवन हीट ऑफ कंबस्शन इज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन एज -393.5
-285.5, -89 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज। तो आपने क्या करना है, आपने हेसिस लॉ लगानी है जिसमें जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है मीथेन की उसके इक्वल्स टू लगा के आपने हाइड्रोजन की और जो है और दूसरी जो गिवन गिवन आंसर्स है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई सॉरी पहले उनको ऐड करना है फिर माइनस करना है। यानी कि आपको -393.5 को प्लस करना है और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है -85.7 से, फिर माइनस माइनस 890 करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75 किलो जूल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, -75। मतलब हमने फॉर्मूला लगाना है हेंसेस लॉ का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट व्हेन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ। तो जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो किसके दरमियान होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के दरमियान होती है हमेशा। तो जो तो जो न्यूट्रलाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के दरमियान होती है हमेशा, और क्या होती है, -57 किलो जूल पर मोल की हीट रिलीज होती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच ऑफ अ कंपाउंड इज। तो जो एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक में, और पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक में, और वो डिपेंड किस पे करता है कि वो सब्सटेंस से बन क्या रहा है। तो मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। तो जो ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि एनर्जी चेंज क्या होता है जब सब्सटेंस डिसॉल्व होता है पूरी तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको बोलता है हम हीट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि एक सब्सटेंस है, एक सॉल्यूट है, वो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए, जो है चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम व्हेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व सो दैट फर्दर डाइल्यूशन कॉजेज दो हीट चेंज। मतलब कि अब जो है अगर आप और चीजें डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कोई भी हीट के अंदर चेंज नहीं आएगा। मतलब कि अब जो है और बाकी चीजें डाइल्यूट नहीं होंगी, डिसॉल्व नहीं होंगी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, गिवन द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन CH2 C2H2 एंड C8H18 डिसाइड वेयर इज अ बेटर रॉकेट फ्यूल। मतलब कौन सा जो है बेटर रॉकेट फ्यूल होगा, तो वो C8H18 होगा, जिसको हम ऑक्टेन भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, हाई हीट ऑफ कंबशन होती है, मतलब कि जब आप उसे बर्न करते हो तो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए ये एक बेहतरीन फ्यूल है रॉकेट्स के लिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, C8H18। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, चेंज इन इंथैल्पी। तो जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो किस में मेजर किया जाता है, एनर्जी चेंज में मेजर किया जाता है, और कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, वो इक्वल होता है हीट कंटेंट के चेंज के। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि ऑल आर करेक्ट। ये सारे आंसर्स हमारे करेक्ट है। हीट कंटेंट भी सेम रहता है, टोटल एनर्जी का चेंज भी कांस्टेंट रहता है, प्रेशर टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मच हीट इज लिबरेटेड व्हेन 100 ml ऑफ 0.5 m NaOH is neutralized by 100 ml और 0.1 m HCl। तो हीट का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीट इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय C डेल्टा T। इसके अंदर m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है हमारे पास 100, 0.1 लिखेंगे हम, मतलब उसको कन्वर्ट करने के बाद, और उसके बाद फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 57 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.57 किलो जूल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द हीट चेंज फॉर द रिएक्शन H2। इसके अंदर पॉजिटिव 0.5 है, ये ऑप्शन बी का पॉजिटिव 0.57 है, नेगेटिव नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द हीट चेंज फॉर द रिएक्शन H2O गैस क्या देगी, H2O लिक्विड देगी। इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि वाटर को जब आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो वेपर की फॉर्मेशन होगी, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो इस प्रोसेस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है वाटर वेपर की लिक्विड में, कूलिंग डाउन हो रही है। तो ऑप्शन आंसर हमारा डी होना चाहिए करेक्ट, हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ पर्सन रिक्वायर्स 870 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी डेली इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ केन शुगर इज -13 49 किलो कैलोरी, हाउ मच शुगर शुड दे कंज्यूम डेली। मतलब कि मास क्या होना चाहिए, मास के नाम फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन हीट ऑफ कंबशन
तो हमने क्या करना होगा, हमने 2870 को और डिवाइड कर देना होगा 1349 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.728। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड। तो मतलब कि कौन सा एंथैल्पी चेंज होगा अगर एक मोल बनेगा कंपाउंड से, तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है फॉर्मेशन की, वो किस तरह मेजर की जाती है, एनर्जी चेंज से की जाती है, जब एक मोल ऑफ अ कंपाउंड बनाया जाता है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि एक मोल बन रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सॉरी इसको अ, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आंसर है, ये गलत मार्क हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी डिनोटेड अंडर वेरियस कंडीशन एज, यानी कि जो वेरियस फॉर्म होते हैं फर्स्ट लॉ के, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, ये सब चीजें। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ग्लास कैलोरीमीटर रिएक्शन इज यूज्ड टू मेजर। तो जो ग्लास कैलोरीमीटर होता है वो किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हीट के रिलीज होने को और उसके एब्जॉर्ब होने को, जो है उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और हीट का क्या है कि इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मिनिमम फॉर, यानी कि जो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन की मिनिमम कब होती है, तो जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं वो मिलते हैं तो बहुत कम हीट रिलीज होती है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट आयनाइजेशन बोलते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं तो ज्यादा जो है हीट रिलीज होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होएगा, क्योंकि एसिडिक एसिड और NH2O2 दोनों क्या है, वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेस है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच एंथैल्पी टर्म ऑलवेज हैज अ नेगेटिव साइन, मतलब कि कौन सी एंथैल्पी टर्म का हमेशा नेगेटिव टाइप नेगेटिव साइन होता है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक का होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक का तो पॉजिटिव होता है। और वो कब होता है एक्सोथर्मिक का, जब क्या होता है हीट जब जलाई जाती है, कंबस्शन की जाती है, तो हीट एक्सोथर्मिक की टाइप है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, द कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। तो कंडीशन क्या होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए, तो 1 atm प्रेशर होना चाहिए और 298 केल्विन, या फिर सेंटीग्रेड में देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन NH4Cl प्लस, अगर उसको एक्वस में मिलाएं तो क्या बनेगा, NH4Cl एक्वस ही बना रहा है, तो क्या आएगा, जो हीट ऑफ सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंथैल्पी चेंज जो है सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, मतलब कोई चीजें जो कि लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, जिसे हीट ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। तो जो एनर्जी चेंज होता है वो किस तरह निकाला जाता है, हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन के से निकाला जाता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या है, हमारे पास हीट एब्जॉर्ब है, और जो डब्ल्यू है वो हमारे पास वर्क डन है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द बैकवर्ड रिएक्शन देन द रिएक्शन विल बी। मतलब कि अगर जो है ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा। और एक्सोथर्मिक में जो होता है, जो है उसको क्या चाहिए होगी, वो रिलीज करेगा सिस्टम से सराउंडिंग में, उसके अलावा वो नॉन स्पॉन्टेनियस में नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, एंडोथर्मिक एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, बॉन्ड एनर्जीज एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन आर मेजर्ड। तो जो एनर्जी की चेंजेस होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो किससे एक्सप्रेस की जाती हैं, एक्सप्रेस पर मोल, यानी कि जूल पर मोल से होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हीट ऑफ सराउंडिंग, यानी कि जो एटमाइजेशन होती है उसको किस चीज की जरूरत होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत होती है और एब्जॉर्ब करनी होती है हीट को, ताकि क्या कर सके, हीट को सराउंडिंग में भेज सके, मतलब हीट को बढ़ा सके। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेस। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसके अंदर डेल्टा एच
किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा यू के बराबर, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन। तो जो एटमाइजेशन होती है वो क्या कन्वर्ट करती है, एक मोलर सस्टेन को इंडिविजुअल एटम ऑफ गैस में कन्वर्ट करती है। यानी कि अगर हाफ आयोडीन है सॉलिड में तो वो आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये गैस लिखा हुआ है जी, 9 लग रहा है पर ये जी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, एंथैल्पी चेंज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 MHCl बाय KOH इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एट 298 केल्विन एज। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, -57.3 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ऑफ if delta T is equals to 10, mass is equals to 5 किलो केजी एंड सी इज इक्वल्स टू 70। तो डेल्टा एच के नाम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एम सी डेल्टा टी, जिसमें हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम की वैल्यू है हमारे पास 5, सी की वैल्यू है 17 और टी की वैल्यू है 10। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 500 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, टू बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मूव पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट विल हैपन। अब दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो जब जो है पैरेलली एंटर होंगे फील्ड में तो क्या होगा, तो वो रिपल्जन होगी उनके दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगी। उसके अलावा उनका जो मोशन होगा वो पैरेलल करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होना चाहिए, रिपेल ईच अदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, सोलिनॉइड इज 1.0 मीटर लॉन्ग, हैज 4,250 tons, if a current of 5 ampere is flowing through it, what is the magnetic field at its center। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड के अंदर वो किस तरह किस फॉर्मूले से निकाली जाती है, वो बी इज इक्वल्स टू यू नॉट एन आई से निकाली जाती है। तो यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7। उसके अलावा एन की वैल्यू क्या होगी, एन अपॉन एल निकालेंगे, कैपिटल एन अपॉन एल, यानी कि 4,250 इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद हम एन अपॉन एल, कैपिटल एन अपॉन एल की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 4,250 अपॉन 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से, यानी कि 5 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.35। और इसका आपको पता है जो है 1.35 एक्सपोनेंशियल -2 टेस्ला हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ द फील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड b upon 2, which what happened to the radius of its circular path if the origin radius is r। तो क्या होना चाहिए, जो रेडियस है सर्कुलर पार्ट का चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होता है, आर इजिकल एम बी अपॉन क्यू बी होता है। और जो है जब हम अ, उसको एम एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन क्यू करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 2r, यानी कि एम हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या लगता है, एम वी अपॉन क्यू बी आता है। उसके बाद एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन टू आ जाएगा। और फिर जब हम टू को इजिकल टू आर, और जब टू को मूव करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2r। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, स्ट्रेट सोलिनॉइड ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ हैज 800 टर्न्स, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड इज 0.04 टेस्ला, व्हाट इज द करंट इन द सोलिनॉइड। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बी इजिकल्स टू यू नॉट एन आई, यू नॉट एन आई लगाएंगे, जिसके अंदर हम वही उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ये वाला, उस तरह। यानी कि एन की जगह हम कैपिटल एन अपॉन एन लगाएंगे और
वैल्यूज हम इस तरह डालेंगे, जब हम आई को अलग करके वैल्यूज डालेंगे तो 0.04 अपॉन 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 मल्टीप्लाई बाय 4000। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। What should be the direction of the magnetic field applied to have the direction of magnetic force as shown in the figure, where an electronic current flows through the wire and the circuit is placed in a horizontal plane। तो क्या होगा, जो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे, करंट क्या होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स का भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी दोनों से। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास होनी चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। द टोटल फ्लक्स इन द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज 20 वेबर एंड इट्स फ्लक्स डेंसिटी इज 1 टेस्ला। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए हम लगाएंगे, जिसमें जब हम ए को अलग करेंगे और वैल्यूज डालेंगे आंसर टू, जब हम वैल्यूज डालेंगे क्या हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंशियल -3 अपॉन 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एट द पॉइंट पी विच इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज 10 एक्सपोनेंशियल -3 टेस्ला। व्हाट विल बी द फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के इर्द गिर्द जो बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेस्ला के, तो सॉरी रेडियस के। तो हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -3 अपॉन 3 करेंगे। बी इज इक्वल टू, सॉरी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जब हम वैल्यूज डालेंगे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -3 अपॉन 3। आंसर हो जाएगा 3.33 एक्सपोनेंशियल -4। यानी कि जो मोस्ट सीटेबल आंसर है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा particle enter a uniform magnetic field with the same velocity, the period of rotation of the alpha particle will be। तो जो पीरियड ऑफ रोटेशन होती है चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में वो हम कैसे निकालते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी से निकालते हैं। और फिर जब हम वैल्यूज डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 33 को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 4m अपॉन 2q। और क्या हो जाएगा बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 बन जाए, ये 2 2 जा 4, ये कट हो गया, 2 भी आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द प्रोटॉन, मतलब 2 गुना ज्यादा होगा प्रोटॉन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट 2 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन इट। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल पे जो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होता है, परपेंडिकुलरली एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम किस तरह निकालते हैं, फिजिकल टू क्यू बी। ठीक है, और जो क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। फिर हम जो है बी की वैल्यू डालेंगे जो कि 2 एक्सपोनेंशियल 6 है। उसके बाद हम बी की वैल्यू डालेंगे जो किसके बराबर है, 2, जो 2 के बराबर है। फिर जब हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.4 एक्सपोनेंशियल -7 न्यूटन। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड द इफेक्ट ऑफ द फील्ड चेंजेस द पार्टिकल्स। तो क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही होती है वेलोसिटी किसकी होती है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। और
जो है उसके अलावा जो चेंजेस आते हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में आते हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट करंट इन अ कंडक्टर इज। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, वो डायरेक्ट करंट ऑफ कंडक्टर से क्या होता है। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट के करंट कैरिंग कंडक्टर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, लूज बनाएगा। तो सराउंडिंग द कंडक्टर एंड ऑफ सर्कुलर नेचर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, अ चार्ज क्यू इज मूविंग विद अ वेलोसिटी पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हम कैसे निकालते हैं, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से निकालते हैं, जो किसके बराबर हो जाएगी, अगर पैरेलल आएगी तो जीरो के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, a straight wire of diameter 0.5 millimeter carrying a current of 1 ampere is replaced by another wire of 1 millimeter diameter carrying the same current. The strength of the magnetic field far away is। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्ग होगा। स्ट्रेट कंडक्टर से किस तरह निकालेंगे, न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से निकालेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, जिनके 1/4 ऑफ द अर्लियर वैल्यू, उससे 1/4, सॉरी कोई, सॉरी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड की सेम ही रहेंगी, यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंट वी पासेस टू अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इफ द एक्सिलेटिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस टू 2 वी, what forces will the electron experience in the same magnetic field। तो जो स्पीड होती है v की वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रोपोर्शनल होती है रूट की, रूट वेलोसिटी यानी कि रूट वी के, ताकि जो वी है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। हर बार जब वेलोसिटी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती रहे तो वी क्या होता रहे, डबल होता रहे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट क्या होती है। तो जो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम देखें तो बार मैग्नेट के अंदर किस तरह होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट जाती है। तो हमारे पास क्या करेक्ट होना चाहिए, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द वेलोसिटी मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी। तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक एंगल में मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, और बोथ सर्कुलर मोशन में यानी कि परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा होता है और पैरेलल भी मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक हेलिकल पार्ट बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, हेलिक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, 20 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू अ 5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ शीट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एरिया। तो 20/5 करेंगे हम सिंपल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 वेबर, 2 वेबर। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, हाउ मच फ्लक्स passes through an area of 18 मीटर स्क्वायर if a loop is placed perpendicular to the field। तो हम यही फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमारे पास 5 है, और जो है एरिया हमारे पास क्या है, 18। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 36 वेबर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टेड एट अ राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू अ प्लेन ऑफ द पेपर दे विल एक्सपीरियंस। तो यानी कि कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो जब फोर्स जो होगी इलेक्ट्रॉन पर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे कॉज होगी, सर्कुलर होगी या फिर हेलिकल पार्ट में होगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, हेलिक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, फॉर द सोलिनॉइड शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलिनॉइड के अंदर, वो राइट हैंड रूल से हम मालूम करते हैं। हम फिंगर्स को देखते हैं, राइट हैंड कर्ल हो रही है, वो राइट हैंड में अगर वो कर्ल हो रही है
तो हमें ये देखना है, तो हमने उसका क्या देखना है, हमने उसका डायरेक्शन देखना है करंट के फ्लो का, कि वो कॉइल के इर्द गिर्द कैसे जा रहा है। और थंब क्या बता रहा होता है, वो डायरेक्शन बता रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इसमें देख भी सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एन ए एल, ही चार्ज ऑफ वैल्यू इज क्यू इज गिवन एज। तो अब आप क्या करेंगे, आप एफ इज इक्वल टू क्यू एन एल ए लगाएंगे, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, वी मल्टीप्लाई बाय बी के। और जो फोर्स होती है करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में, वो हम कैसे फोर्स कैसे मूव करते हैं, कैसे चेक करते हैं, हम इंडिविजुअल का चार्ज चेक करते हैं कंडक्टर पर। तो वो किसके बराबर होता है, एफ इजिकल टू क्यू वी बी के बराबर हो जाता है सिंगल चार्ज का। तो जब हम इसको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ इजिकल टू क्यू एन एल ए, और ब्रैकेट में वी मल्टीप्लाई बाय बी। ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। ये ओ जब हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद आया। और क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, इन अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड द फील्ड प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, वो हम कैसे निकालते हैं, बी इज इक्वल टू यू एन आई, यानी कि सारी चीजें शामिल है। और मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर भी, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, कोर पर भी डिपेंड करता है, करंट फॉलिंग पर भी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइंड जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किस तरह एक्ट करती है, परपेंडिकुलर एक्ट करती है वेलोसिटी के और चार्ज पार्टिकल के। तो क्या चीज चेंज होती है, डायरेक्शन। और स्पीड जो होती है वो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चेंज नहीं होती। और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी इज। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, जब हम रेशियो निकालते हैं परमिएबिलिटी का किसी भी मटेरियल का फ्री स्पेस की, क्या होता है, यू आर इजिकल टू यू अपॉन यू नेट यू नॉट। फॉर्मूला हम लगाते हैं यू आर इजिकल टू, कुछ भी नहीं है, इजिकल टू यू अपॉन यू नॉट। तो आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन डी, इट इज यूनिटलेस, मतलब इसका कोई यूनिट ही नहीं होता। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता। और फिर क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज। तो जो आप तो पता है, जो फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल की, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होती है, वो किस तरह दी जाती है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और बी अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, जीरो आना चाहिए, बी और बी जीरो होंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, अ 30 mm लॉन्ग कंडक्टर इज कैरिंग अ कंडक्टर ऑफ 10 इन करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड इज सिचुएटेड एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ फ्लक्स डेंसिटी 0.8 टेस्ला, द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी। तो जो फोर्स होती है करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में, वो हम कैसे पता लगाते हैं, एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा से पता लगाते हैं। एफ इजिकल्स टू बिल साइन थीटा से पता लगाते हैं, जिसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 हो जाती है, यानी कि 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 से, और साइन थीटा लगाएंगे। 0.8 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया 0.3 से, एल की वैल्यू 0.3 हो गई हमारे पास। फिर हमने साइन थीटा लगा दिया, और साइन की थीटा की वैल्यू क्या है, 90, तो 1 हो गया। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास आए 2.4 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए हमारे पास। हम इसको मार्क कर देते हैं।